अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और रियल हॉन्टेड कहानियां ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों का वेलकम करता हूं। आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे चैनल में पहली दफ़ा हमारे गेस्ट हमें लाइव स्टोरी सुनाएंगे। तो अपने दिलों को थाम लें और अपना हिसार कर लें और इस वीडियो को मज़ीद इंजॉय करने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लें और अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं और हमारे गेस्ट फरहान रशीद साहब का वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरहान भाई, आज आप हमारे लिसनर्स के लिए किस तरह की स्टोरी लेके आए हैं? उमर भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी है, मेरे बचपन की है। यानी मैं आज भी इस स्टोरी के बारे में जब भी सोचता हूँ, इस वाक़ये के बारे में सोचता हूँ ना, तो एक अजीब सी कैफियत में चला जाता हूँ। एक अजीब सा माहौल, खौफ सा मेरे ऊपर ना तारी हो जाता है। अब शुक्र है मैं थोड़ा ओवरकम कर चुका हूँ इस चीज़ को, बट सीरियसली ये मेरी लाइफ का ना सबसे हॉरिफिक एक्सपीरियंस था जो मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा था। कि यानी अगर मैं थोड़ा सा सस्पेंस डाल के रिमूव करना चाहूँ व्यूअर्स या लिसनर्स के लिए, वो ये कि मैंने लाइव किसी की मौत देखी थी। फरहान भाई, क्या मतलब आपका? लाइव मौत देखी आपने? जी उमर भाई, लाइव मौत। स्टोरी का ये आगाज़ करता हूँ मैं, फिर ही आपको आइडिया होगा कि ये है क्या दरअसल। चलें आप स्टोरी का आगाज़ करें। तो उमर भाई, मैं जिस तरह आपको पहले भी रिकॉर्डिंग से पहले ही बता चुका हूँ, मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। सेटेलाइट टाउन एरिया है वहाँ पे। उधर के एक घर में हम रिहाइश पज़ीर थे, हम किराए पे रहते थे। अच्छा, हम जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और जो हमारे मकान मालिक है ना, वो रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे। मकान मालिक जो हैं उनकी भी फैमिली छोटी थी, यानी एक बेटा था, एक बेटी थी बड़े। और वो जो बेटी थी ना उनकी, उनसे मैं ट्यूशन भी पढ़ता था। वो जो है ना, स्टोरी दरअसल उन्हीं के अराउंड है। सहर नाम था उनका। अच्छा उमर भाई, जो सहर थी ना, वो बहुत ही परहेजगार, नेक, नमाजी किस्म की थी। यानी और उसके अलावा पोलाइट भी बहुत थी। यानी इतना सॉफ्ट हार्ट था उनका कि मैं क्या ही बताऊं आपको। और परहेजगार तो इतनी कि यानी हम ज़्यादातर ना वो 5 तक के बच्चों को ही पढ़ाती थी, बल्कि थे 5 तक के बच्चे उनके पास। और 5 के बच्चे की क्या उम्र होती है? 11 से 12 साल। हम 11-12 साल के बच्चे बच्चियाँ थे और हमारे सामने भी वो पर्दे में रहती थी, यानी वाह, उनके सर से दुपट्टा नहीं उतरता था। माशाल्लाह, इतनी परहेजगार थी। जी, इतनी परहेजगार। और उमर भाई, दिल की वो इतनी अच्छी थी ना, यानी सिर्फ बच्चों से ही नहीं, बड़ों से भी इतना रिस्पेक्टफुली पेश आती थी। यानी मेरी वालदा के साथ सलाम में पहल करना, उनकी इतनी इज्जत करना। और बच्चों के साथ तो एक तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही उनका लगाव था, क्योंकि ना सिर्फ मैं ट्यूशन उनके पास पढ़ता था, मैं किराएदार भी था, तो मेरी क्लोजनेस उनसे ना ज़्यादा ही हो गई थी। अच्छा उमर भाई, मेरे ना 5 के एग्ज़ाम्स थे। एग्ज़ाम्स करीब आए तो आपको ये पता है, एग्ज़ाम जब करीब आते हैं तो आप जो हो ज़्यादा टाइम देते हो ट्यूशन में, आपके टेस्ट वगैरह भी लेते हैं टीचर्स। बट अनफॉर्चुनेटली सहर की तबीयत ख़राब हो गई। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनको हॉस्पिटल उनके घर वालों को एडमिट करना पड़ा। एंड यानी आप ये कह लें, मेरे एग्ज़ाम्स गुजर भी गए थे, वो तब भी हॉस्पिटल में थी। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 वीक्स या उससे थोड़ा अर्सा ज़्यादा वो हॉस्पिटल में रही थी। फरहान भाई, ऐसा क्या हो गया था उनके साथ कि उनको 2 हफ्ते हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा? उमर भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ था। बस ये मुझे याद है कि वो कहते थे कि वो बैठे बैठे ना बेहोश होने लग गई थी। तो पता नहीं शुगर का मसला था कि ब्लड प्रेशर का इशू था, बट डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते उनको हॉस्पिटल रखा था। और लेकिन जब वो उनकी एज क्या थी? यानी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थी, बैचलर्स उन्होंने किया हुआ था। आप कह लें 24-23 साल की तो होंगी वो एटलीस्ट। अच्छा तो उमर भाई, जब वो
2 हफ्ते बाद वापस आई हैं। हालत उनकी बस ये कह लें कि ऐसी थी कि डिस्चार्ज होके आई हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं हुई और उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था। लेकिन उमर भाई वो जब वापस आई है ना हॉस्पिटल से, तो एडमिट होने से पहले जो शहर गई थी ना, वो शहर नहीं वापस आई। एक 180 डिग्री चेंज शहर वापस आई थी। 180 मतलब 180 मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो कितना दूसरों से रिस्पेक्ट से बात करती थी, कितनी शफकत से पेश आती थी। लेकिन अब जो वो वापस आई है ना, वो चीज़ तो जैसे ख़त्म ही हो गई हो। यानी आप ये सोचें कि मैंने आपको बोला कि मेरी मदर से वो इतनी रिस्पेक्ट से पेश आना उन्होंने, तो अपने पेरेंट्स से तो कितनी ही रिस्पेक्ट से पेश आती होगी। एग्जैक्टली। बट अब ये होने लग गया था कि रोज़ हमें उनके घर से झगड़ों की आवाज़ आती, और वो शहर जो है वो उन्हीं की आवाज़ आती थी। कभी वो अपनी माँ से झगड़ रही है, कभी अपने बाप से, तो कभी अपने भाई से। और ये नहीं कि आम सा झगड़ा हो रहा है कुछ, उनकी आवाज़ जो है ना वो हमेशा लाउड होती थी दूसरे पर्सन की निस्बत। यानी चाहे आवाज अपनी में मदर तब्दीली से थी। तब्दीली नहीं थी, लेकिन यानी अगर मैं आपसे झगड़ रहा हूँ ना, तो मेरी आवाज़ आपसे ज़्यादा ऊंची हो, ये हिसाब था। उनकी आवाज़ वो जिससे भी झगड़ी है हमेशा लाउड होती थी। हालांकि वो पहले इस तरह नहीं था, अगर किसी से उनकी कोई बहस मुबासा हो भी रहा है ना, वो रिस्पेक्टफुली बात करती थी। अब वो चीज़ नहीं रही थी। अच्छा, तो उमर भाई एक दफ़ा ना इसी असना में ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से ये कोई इस्लामिक डे हमारा कोई आया होगा, तो अम्मा ने ना कुछ मीठा वगैरह बनाया, वो मैं नीचे देने गया। अब मैं ट्रे लेके अंदर गया तो आंटी को मैंने ट्रे दी और मैंने ड्राइंग रूम में देखा कि सहर बाजी बैठी हुई थी और उन्होंने ना यानी वो तस्बीह पढ़ रही थी। अब तस्बीह पढ़ना तो कॉमन है, आप कहेंगे मैं क्यों बता रहा हूँ। ऐसे ही है। जहाँ वो तस्बीह पढ़ रही थी ना, उसके साथ ही एक छोटी सी टेबल नहीं, सोफा टेबल साथ में जो होती है, हाँ जी। उसके ऊपर एक दिया जल रहा था। और ड्राइंग रूम में ना हल्का हल्का सा अंधेरा था, यानी आप कह लें कि एक टेबल लैंप बस जल रहा होगा और उनके साथ में दिया जल रहा था। अंधेरे में तस्बीह पढ़ रही है। जी। अच्छा, तो उमर भाई अब ये तस्बीह वाला वाक़या भी हो गया, फिर उनके झगड़े शुरू हो गए। अपने घर वालों से तो हो ही रहे थे, मेरे घर वालों से भी झगड़े शुरू हो गए। मेरे पेरेंट्स से फजूल में झगड़ना लड़ना वगैरह, यहाँ तक कि अक्सर घर में काम वालियाँ जो आती हैं या फिर खाकरों वाले बातें, उनसे भी फजूल की बहस, और यानी कि ज़रा सी बात पे बतंगड़ बना देना उसका। अच्छा, इसके साथ ना मुझे याद है, हमारी ना एग्ज़ाम्स चूँकि हो गए थे तो हमें छुट्टियाँ थी। अब हम लोग शाम को बच्चे थे, क्रिकेट खेलते थे घर के सामने। तो मेरा एक दोस्त था, मोहसिन नाम था उसका, वो भी ना ट्यूशन पढ़ता था मेरे साथ। उसने नोट किया था कि यार जुमेरात को ना, हर जुमेरात को ये सहरबाजी ना असर के बाद कहीं जाती है। मैंने इतना नोट नहीं किया था, उसने मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता। खैर, अब एक जुमेरात को, क्योंकि वो था बड़ा, वो कहते हैं ना जासूसी टाइप, ये क्या हो रहा है, ये वो आंटी था अपने बचपन का। उसने कहा यार देखते हैं कहाँ जाती है। अब दरअसल ना सबको जासूस इसलिए था क्योंकि उस बंदी में इतना चेंज आ गया था ना कि किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा, और सब जानना चाह रहे थे। अब एक जुमेरात को इसी तरह उसने कहा इनका पीछा करते। वो भाई हम ना पीछा कर रहे थे, करते करते ना हम एक गली के मोड़ पे मुड़े, जहाँ पे ना थोड़ा सा आगे जाके एक मज़ार टाइप था। अब उस मोड़ पे वो मुड़ी है, हम थोड़ा सा आगे गए हैं तो हम मुड़े ही हैं, हमने देखा कि वो वहाँ खड़ी हुई है और वो हमारी तरफ ही देख रही है। और मोर भाई इस निगाह से देख रही है, ऐसी आंखें उनकी सुर्ख नहीं थी, लेकिन गुस्से में जब आंखें भर जाती है ना किसी की, कि वो जो एक शार्पनेस आंखों में आ जाए, वैसा गुस्सा मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखा हो। यकीन करें, हमारा अगला कदम नहीं उठ रहा था और हम उल्टे कदम हम वहां से भागे। इतना हैबतनाक था। इतना हैबतनाक तरीके से उन्होंने हमें देखा। हमसे हिम्मत ही नहीं हुई कि हम उनके पीछे जरा भी जाएं या फिर छुप के दोबारा देखें कहाँ जा रही है। हम लोग वापस घर भागे हैं, हम लोग बीच में कहीं नहीं रुके, हम दोनों अपने अपने घर गए। अच्छा, तो उमर भाई इस वाक़े के बाद ना मेरा नीचे जाना बड़ा कम हो गया था। मैं क्योंकि डर गया था तो मैं उनके घर भी नहीं जाता था।
और चूंकि मैंने आपको बोला कि उनके झगड़े इतने शुरू हो गए थे तो मेरे वालिदैन भी ना नीचे मिलना मिलाना उस तरह से बंद हो गया था। अब इसी तरह चलते चलते ना रमज़ान आ गए। अब रमज़ान क्योंकि गर्मियों के थे, हमें छुट्टियां भी थी। अब मेरी वालदा की आदत थी कि वो ना पहले तो हर रमज़ान में ना नीचे इफ्तारी भेजा करती थी रोज़ ही। तो अब चूँकि ज़रा हमारा उनसे बोल चाल थोड़ा कम था और शहर की वजह से, तो अम्मा ने ना इस दफ़ा उतने नहीं भेजी। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा मुझे कि यार ये इफ्तारी जो है ना उनके घर दे आओ। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने काफ़ी इसरार किया तो मैं चला गया देने इफ्तारी। अब मैं नीचे गया हूँ, मुझे था कि बस मैं आंटी को आवाज़ दूंगा, ठीक है ना, और मैं उनके हाथ में पकड़ा के और मैं ऊपर आ जाऊंगा। तो मैंने ना सीढ़ियों से आंटी को आवाज़ दी कि अगर मुझे आंटी नज़र आएंगी ना फिर मैं नीचे जाऊँगा, सहर अगर नज़र आ गई ना तो मैंने तो उल्टे पैर पीछे भागना भाई, जो मैंने लास्ट टाइम देखा था उसको। अब मैंने सीढ़ियों में खड़े होकर आंटी को आवाज़ दी ना, मुझे कोई जवाब ना आए। तो मेरे अंदर ना अचानक खौफ आना शुरू हो गया खुद से, पता नहीं क्यों, कि यार क्यों नहीं जवाब आ रहा। मैंने फिर से आवाज़ दी, मुझे कोई जवाब नहीं। मैं थोड़ा सा नीचे गया हूँ तो मैंने ना सीढ़ियों में साइड पे खड़े होकर देखा, मुझे ना आंटी नज़र आई है कि ना ज़मीन पे बैठी हुई है। मैंने ज़ोर से एक आवाज़ दी, फिर से आंटी ने देखा नहीं मेरी तरफ। तो भाई मैंने जैसे जैसे हिम्मत करके ना, थोड़ा तजस्सुस भी था मेरे अंदर कि यार क्यों नहीं हो रहे। मैंने साइड से होके गया, मैंने देखा कि मैं साइड से देखूं आंटी क्यों नहीं जवाब दे रही। मैंने देखा आंटी नीचे ज़मीन पे बैठी हुई है, उनके आंसू जा रहे हैं, उनसे बोला नहीं जा रहा, और उनका हाथ जो है ना, यानी वो इशारा कर रही है सामने को, ड्राइंग रूम की तरफ, जहाँ वो बैठी थी उनके ऑपोजिट ड्राइंग रूम था। अब मैं ना जाके थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखा तो ना मैंने देखा कि आंटी उसी तरह इशारा करके बैठी। मैं अंदर हो गया, मैं अंदर गया हूँ, मैंने देखा ड्राइंग रूम में ना एक साइड पे अंकल खड़े हैं, उनका बेटा खड़ा हुआ है और हक्के बक्के से अजीब सी हालत में। मैं उन पर थोड़ा आगे हुआ हूँ, मैंने ना ट्रे थी मेरे हाथ में, मैंने देखा कमरे की तरफ। कमरे में ज़रा अंधेरा सा और रोशनी सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको किस तरह से सीन बताऊँ, मैं अभी भी वो सोच के ना मेरी हालत कुछ गैर सी हो रही है। उमर भाई, उस कमरे में अंधेरा, दरमियान में जयनमाज के गिर्द दिए जल रहे थे, और पंखा था सीलिंग का। उस पंखे पे सहर उल्टी लटकी हुई थी। सहर उल्टी लटकी हुई थी? जी, सहर उल्टी लटकी हुई थी। और वो ऐसे जैसे बकरे को नहीं ज़िबा करके टांगते, अल्लाह माफ करे, यानी उसके गर्दन पे शायद कोई जख्म था, क्या था कि उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके बाल कटे हुए थे उमर भाई, उसके मुंह से खून बह रहा था और वो उल्टी लटकी हुई थी। भाई वहां से मेरे से संभला नहीं है, मेरे से ट्री छूटी है, मैं ऊपर भागा हूँ। मेरे वालिद साहब नीचे आए हैं, मेरे भाई नीचे भागे हैं, उनने पुलिस वगैरह को बुलाया, एम्बुलेंस बुलाई है। जो सीन हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तब ना, यानी कह लें कि मैं बीमार रहा हूँ 2 हफ्ते, मैं ऐसा शौक में चले गए। मैं आपको कहा था शुरू में कि मैं ओवरकम कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी उसकी बात मैंने की है ना तो अजीब सा मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे अजीब सा ना एक सन्नाटा सा मेरे गिर्द फील हो रहा है। खान भाई, क्या मतलब आपका उल्टी लटकी हुई थी, दिए, जाए नमाज? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। यानी पंखे से लटकी हुई थी उल्टी सहर, उसके बाल जो मैं आपको कहा ना बिखरे हुए, दरअसल वो जमीन पे बिखरे हुए थे, टूट के, जैसे किसी ने नोचे हो। और यानी कि उनके बाल सारे नोच के किसी ने जमीन पे फेंके, जैसे खींच के किसी ने तोड़े हो, ऐसा ही लग रहा था। और यानी मुझे इतना खास याद नहीं है, बस जो मंजर मैंने आपको बताया ना, मुझे यही याद है कि दिए जो है ना वो एक जयनमाज के गिर्द थे, और ऐसा लग रहा था जैसे जयनमाज पे वो कभी पहले बैठी होगी और कोई चिल्ला टाइप कर रही थी। ऐसा ही कुछ उमर भाई मैंने भी सुना था। दरअसल
अब आके जो मुझे मेरे घर वाले ने भी बताया था, जो तब सीन जो हुआ था, ये उनको ना अपने ख़ानदान में कोई पसंद था। तो जब उनके घर वाले ने वहाँ रिश्ता भेजा, गालिबन उनकी कोई फुप्पो या खाला थी शायद, उनने मना कर दिया रिश्ता करने से। और वो इनको बात ऐसी लगी कि उनने उससे रिश्ता करने के लिए ना, जो मैंने आपको बताया था कि जुमेरातों को मैंने उनको यानी कि हम देखते थे, वो जिस दरबार पे मैंने उनका पीछा किया कि जहाँ जा रही, हाँ जी, वो ना कोई अमल वगैरह कराने लग गई थी, मौक्लों को काबू करना चाह रही थी अपने तौर पे ना, उसको चिल्ले वगैरह काटना। ऐसे यही कहते हैं कि उस दिन भी उन्होंने कोई आखिरी अमल करना था, अगर वो कर लेती ना तो वो अपने अमल में कामयाब हुई थी। लेकिन वो चीज़ें जिस तरह मैंने उनको बताया, उनके बिहेवियर में चेंज आना वगैरह, वो चीज़ उन पर भारी हो रही थी, और वो आखिरी मरहला था, और वो चीज़ उन पर ऐसी भारी हुई है कि वो उनकी जान ही ले गई। लेकिन और भाई अगर फांसी लटकती ना, वो ऐसे बात कर रहा हूँ कि गर्दन से लटकी होती ना वो, यानी फांसी ली होती उन्होंने, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, उन्होंने खुद को लटकाया था। लेकिन इंसान खुद को उल्टा नहीं लटका सकता उमर भाई, पैरों के बल। एग्जैक्टली मैं भी आपसे यही पूछना चाह रहा था कि क्या उन्होंने खुदकुशी की थी उमर या भाई क्या केस तो चला था उनके घर वालों पे भी कि शायद उन्होंने कुछ किया। उन्होंने कुछ किया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका ऐसा कुछ। अब ये कुछ बातें ऐसी ही होती हैं कि गैर मरी मखलूक हैं, या फिर यानी कि ये भी एक मिस्ट्री ही है। कहने को एक मिस्ट्री है, लेकिन आप जैसे मुझ जैसे लोग जो कि इन चीज़ों में बिलीफ रखते हैं कि अगर तो ये अमल आप करोगे और आप पे भारी पड़ जाए, तो आपका अंजाम यही होगा जो सैर के साथ हुआ है। क्या आप उस घर में दोबारा वापस गए या आपने वहाँ पर जाने की कोई कोशिश की नहीं उमर या भाई, जानने की कोशिश की? उमर भाई एक तो देखें, जब ये वाक़या हो गया ना, तो ईद के कुछ दिनों बाद ही मेरे वालिद साहब ने जल्दी से घर शिफ्ट कराया हमारा, और हम उस एरिया में भी नहीं रहे, हम दूर निकल गए उस एरिया से। और मुझे तकरीबन लाहौर आए हुए 10 साल हो गए, मैं 25 साल का हूँ, तो यानी इस वाक़े को भी बहुत टाइम हो चुका है। तो और उधर कभी मेरा वापस भी नहीं जाना हुआ गुजरांवाला। अलबत्ता एक दोस्त था बचपन का जो उधर ही रहता था, उसका तुम क्रिकेट खेलते थे, वलीद नाम था उसका। उससे एक दफ़ा फेसबुक पे मेरा कनेक्शन हुआ, उसने मुझे बताया था, यानी मेरी उससे बात हो रही थी, मैंने वैसे ही जिक्र किया उससे कि यार उस घर का अब अंकल आंटी का क्या हाल है। तो उसने बताया था कि काफ़ी टाइम हो गया, उन लोगों ने भी वो घर बेच दिया हुआ है, लेकिन वो घर आज तक चढ़ा नहीं है। और वो घर ना, यानी चढ़ना तो छोड़े, किसी ने खरीद के तोड़ के नया भी नहीं बनाया, वो जूं का तूं पड़ा हुआ है। जैसा वो ताला लगा के गए थे ना, वैसे के वैसा ताला लगा हुआ है आज भी उस घर में। शुक्रिया फरहान, आप हमारी लोकेशन पर आए और हमें और हमारे व्यूवर्स को आपने टाइम दिया और अपनी स्टोरी हमें बताई। नहीं उमर भाई, आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, आपने यानी इतनी इज्जत दी आपने मुझे बुला के। दूसरा, यानी एक कॉमन फ्रेंड ने हमारा जो है वो राब्ता कराया था, मुझे याद है, हुदा नाम है उसका। शुक्रिया हुदा भाई आपका भी। तो अब क्या ही करें, आपसे उस दिन बात हो रही थी, आपने कहा था कि अगर आप स्टोरी अपनी सुनाना चाहें, आपने मुझे मौका दिया, बल्कि कि मैं अपनी एक आप बीती आपके चैनल के थ्रू लोगों को बता सकूं, तो उसका मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल्स। उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल जो है और ज़्यादा ग्रो करे, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो व्यूवर्स, ये थे फरहान भाई, जिन्होंने अपनी बीती हमें लाइव स्टोरी के ज़रिए सुनाई। और अगर आपको भी हमारी ये कोशिश पसंद आई, हमारी ये लाइव सेशन आपको अगर पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और मज़ीद ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।